बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 8 बजे सभी मित्रों के साथ पंचायत राज एक्ट के माध्यम से गांवों में रहने वाले लोगों का विकास में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कौन कौन योजना चलाई गई है, इसकी जानकारी ग्राम पंचायत के सदस्यों, पंचायत समिति के सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों को क्या कर्तव्य का निर्वहन करना है, उनकी शक्ति क्या है। जब विभागों की जानकारी होगी तब ही जाकर के विकास हो सकता है। तो विभागों में क्या क्या अधिकार है, तो स्वास्थ्य विभाग की चर्चा पिछले 3 दिनों से हो रही है। आज चौथा दिन है, आगे भी चलेगी एक आध दिन। तो पंचायत राज प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य और मुखिया को, खास करके मुखिया को ये सभी चीज़ की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग कौन कौन योजना चला रही है और उस योजना में क्या क्या लाभ है, कौन कौन सी राशि आती है। और वार्ड सदस्य को भी जानकारी चाहिए और उतना ही गांव में रहने वाले लोगों को भी जानकारी चाहिए। तब जाकर के बिहार में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार का, वो हम लोग को जानना है। और पिछले 3 दिनों से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम पल्स पोलियो क्या है। आप सब बखूबी जानते हैं कि देश के अंदर पोलियो बीमारी से सरकार जो है, कई स्वास्थ्य विभाग अपने एजेंडे के तहत संघर्ष किया। जैसा भी कोरोना वायरस से सरकार संघर्ष कर रही है, हम सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। लॉकडाउन अब पूरा टूटा नहीं है, अनलॉक जरूर हुआ है। इस पर भी कल हम बाजार में निकले थे तो देखा कि बहुत से लोग अभी मास्क लगाना छोड़ दिया है। ये उचित नहीं है। अभी भी उतना ही हम लोगों को प्रिकॉशन लेना है, सावधानी बरतनी है। उसी प्रकार से पल्स पोलियो अभियान चला करके देश से पोलियो मुक्त किया गया, लेकिन फिर भी उसकी जो खुराक है, वह वायरस का जो वैक्सीनेशन है वो आज भी दी जाती है। और उसके लिए जो सरकार ने जो बनाया है, थोड़ी बहुत इस पर हम लोग चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। पोलियो वायरस एक लाइलाज बीमारी रही है भी, और इसको निजात सरकार इस पर पाई है। पोलियो का संक्रमण जन्म से लेकर के 5 साल के अवधि तक का शिकार करती है। या पोलियो वायरस जो है इस पर ज़्यादा शिकार करती है। पोलियो का वायरस हाथ पैर को हमेशा के लिए लकवाग्रस्त कर देती है। एक लकवा भी होता है जिसको आप समझेंगे। पोलियो और लकवा वो कैसे होती है, तो ये आप जान गए। 0 से 5 वर्ष के अंदर जो है पोलियो के शिकार जो बच्चे होते हैं, उसके लिए वैक्सीनेशन का कार्य सरकार टाइम टू टाइम इसका नियमित चलती रहती है। यह इसकी जो लक्षण है, ये बुखार होना, अचानक हाथ पैर में लूंज पुंज हो जाना, सामान्यतः पैर का हाथ लकवाग्रस्त हो जाता है। सभी लकवा पोलियो नहीं है, ये भी एक है। पोलियो के अलावा दूसरे कारणों से भी लकवा हो जाता है। एक तो पोलियो से भी लोग शिकार हो जाते हैं, लेकिन दूसरा कई कारण है जो आदमी लकवाग्रस्त हो जाता है। जैसा कि आपको पोषण की कमी हो जाएगी, और पोलियो तो बच्चों में होता है, लेकिन लकवा तो बूढ़े किसी भी उम्र के लोगों को लकवाग्रस्त कर देता है। अगर गंभीर चोट हो जाए, अत्यधिक बुखार हो जाए, तो अभी आपको जो लकवा मार देता है, कमजोरी हो जाएगा। कुपोषण, भोजन की कमी, सही समय पर भोजन नहीं, जो तत्व होना चाहिए शरीर के अंदर जो भोजन से, उसकी कमी हो जाएगी तो लकवा मार देगा। तो इसलिए सब उम्र में जो डाइट चाहिए, भोजन चाहिए, उसकी भी व्यवस्था रखना। ज़्यादा दिन बीमार होना यानी कमजोरी के बाद लकवा आपको मार देता है, जो गांव में हम सब जानते हैं। तो पोलियो और लकवा ये दोनों से सावधानी बरतने के लिए ये सरकार ने कई उपाय किया। पोलियो उन्मूलन अभियान चला करके, पोलियो उन्मूलन अभियान के तहत ही इसको जड़ से खत्म किया गया था। 5 वर्ष तक सभी बच्चों को एक साथ पोलियो को खुराक बार बार दी जाती है। तो इसकी जानकारी हम सबको रहेगा तब ना आशा,
एएनएम, ये सबसे आप चर्चा करेंगे जब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक होगी। पोलियो की खुराक जो राज्य में वर्तमान जो परिदृश्य है, 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के अन्य 10 देशों के साथ पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। उसी तरह से भी कोरोना वायरस से सरकार लड़ रही है। तो पोलियो जब मुक्त हो गया 2014 में, WHO ने जब इसको घोषणा कर दिया, तो राज्य में सितंबर 2010 के बाद अभी तक पोलियो का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है, जबकि 2010 में 2009 में 117 और वर्ष 2008 में 223 पोलियो बिहार में पाए गए थे, जो सब मुक्त हो गया। 15 में विश्व के सिर्फ 2 देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के मामला पाए गए थे। तो एक विदेश से भी आने वाले बच्चों को भी हर जगह देखिएगा कि सरकार की तरफ से पोलियो मुक्त भारत को बचाए रखने के लिए कई उपाय किया गया है, जो आप इसके अध्ययन करके आप पूरी कर सकते हैं। तो पंचायत प्रतिनिधियों से भी मेरी आग्रह है कि लंबी इसमें चर्चा किया है किताब में, क्योंकि पोलियो मुक्त भारत है, इसको बचा के रखने के लिए कह रहा है अंत में कि मुखिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इसको विस्तृत रूप से इसकी जानकारी चाहिए। एएनएम और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना, यानी मुखिया को कह रहा है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को और एएनएम को, यानी सेविका, एएनएम और मुखिया को पोलियो के प्रति एकदम जागरूक रहना है कि कोई विदेश से आपके गांव के अंदर वैसा अगर आ जाता है बच्चा, तो तुरंत उसके इमीडिएट जो है उच्च स्वास्थ्य केंद्र को सूचना देना और उसकी समुचित उपाय करना, क्योंकि इसमें सभी का सभी खर्च सरकार करती है, सिर्फ सरकार के नॉलेज में ले आने का जवाबदेही इनकी रहती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, ये आपका स्थायी समिति की भी चर्चा हम लोगों ने किया है। इसका मेन उद्देश्य है माता और शिशु को मृत्यु दर को घटाना। ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस महीना में हर आंगनबाड़ी केंद्र पर एक बार पोषण दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और पोषण दिवस को जमकर के उसमें जितने भी प्रतिनिधि, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी की सेविका, मुखिया, ये सबको बुला करके पोषण के क्षेत्र में, यानी बच्चा से लेकर के माता, गर्भवती माता, बच्चा, आम लोगों का पोषण जो है, गरीब है उसको भोजन की व्यवस्था एकदम सही हो, ये व्यवस्था इन लोगों को करना है, क्योंकि मृत्यु दर को घटाना है। मातृ मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, कुपोषण के दर को कम करना, संक्रामक जल जनित वेक्टरवार रोगों को नियंत्रण करना, ये अस्थायी समिति जो हमने चर्चा किया था, मूल रूप से वही कमेटी इसकी देखरेख करती है। गर्भवती जो महिलाएं हैं उसको बार बार मैं कहा कि इसकी पंजीकरण करना, इस एक्ट के तहत कह रहा है। प्रसव पूर्व बीपी जांच हुआ कि नहीं, होमोग्लोबिन की जांच हुआ कि नहीं, आईएफए की गोली वितरण हुआ कि नहीं, यह सुनिश्चित करना है आशा कार्यकर्ता को, एएनएम को, आंगनबाड़ी की सेविका को। तो ये वार्ड सदस्य और मुखिया की जवाबदेही है कि ये लोग अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है कि नहीं। बार बार इसको कह रहा है देखते रहने के लिए। संकटग्रस्त माताओं की पहचान एवं उन्हें रेफर करना, अगर कोई माता इसमें संकट है, इसको कोई इसमें से कोई बीमारी है, तो तुरंत उसको रेफर करना, यानी उचित जगह पर उसको पहुंचवाना। टीकाकरण, गर्भवती माताओं को 2 टीटी और टीके के 0-5 वर्ष के बच्चों में पूर्ण टीका सुनिश्चित करना कि उसको सभी को टीका दे दिया गया कि नहीं। जो पीछे मैं टीकाकरण में चर्चा किया था कि कई वायरस के लिए सरकार ने 1 से 5 वर्ष के अंदर उसको सभी टीका दे देना है। स्वास्थ्य की जांच हुआ कि नहीं, बच्चों का वजन हमेशा देखते रहना है, आशा को गांव में घूमते रहना है, एएनएम को घूमते रहना है। अब आशा एएनएम पूरे गांव में घूमती है, नहीं घूमती है, यह जनप्रतिनिधि को कह रहा है कि इसको आप देखिए। दवाओं का वितरण 5 वर्ष के बच्चों के लिए डायरिया, निमोनिया होने की स्थिति में ORS, जिंक एवं एंटीबायोटिक दवा का वितरण करने की भी सरकार के अंदर से व्यवस्था है। तो ये दवा आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तो आपके पास भी रिवॉल्विंग फंड दिया गया है मुखिया को, जो पिछला मैं चर्चा कर दिया था। और
रेवेन्यू विलेज स्तर पर भी वार्ड सदस्यों के नेतृत्व में कमेटी बनाना है। अस्थायी समिति है और सबके पास पैसा की व्यवस्था है। अब कमेटी गठन नहीं होगी तो फिर सरकार पैसा नहीं देगी। सरकार पड़ा, जिला रोगी कल्याण समिति के अंदर पैसा पड़ा हुआ, कई जगह ऐसा हम लोगों ने देखा है। पोषाहार का वितरण हो रहा है कि नहीं। परिवार नियोजन सेवा आदर्श दंपति योजना के तहत परिवार कल्याण सेवाओं को मुहैया कराना है। स्वच्छ पेयजल, साफ सफाई एवं बीमारियों को रोकथाम पर चर्चा करना है। चर्चा कहाँ करिएगा? तो वार्ड सभा में, ग्राम सभा में। ये हर जगह नहीं लिखा रहेगा। जब भी कहीं आवे, कहीं कानून पढ़िएगा तो चर्चा शब्द आ जाए तो समझ लीजिए कि वार्ड सभा में। अब बार बार वार्ड सभा और ग्राम सभा का जिक्र नहीं करता है कानून, तो ये हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। सभी विभागों का जो किसको क्या करना है, तो वो समाज कल्याण विभाग के जैसे ICDS को कह रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र में कह रहा है स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श सेवा है। मान लीजिए आंगनबाड़ी के केंद्र को कह रहा है स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श सेवा है। प्रसव एवं पूर्व एवं प्रसवोत्तर जांच करने की विभाग स्वास्थ्य विभाग की है। और PHED का काम है परिवार के में हर घर में शौचालय का निर्माण हो जाए। तो अलग अलग बांट दिया है तीनों स्तर पर। ग्रोथ मॉनिटरिंग एवं पूरक पोषाहार की व्यवस्था आंगनबाड़ी को करना है। स्वास्थ्य विभाग को करना है प्रसव पश्चात बच्चों की देखभाल, माने टीकाकरण हुआ कि नहीं। फिर आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय का निर्माण हो गया कि नहीं। स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, ये किसको करना है? तो आंगनबाड़ी को करना है कि स्वास्थ्य और पोषण, माने उसको उचित जो पोषाहार है वो जा रहा है कि नहीं, उसकी स्वास्थ्य की चिंता करना आंगनबाड़ी को। और विभाग को टीकाकरण करना है। और सामुदायिक सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना है किसको? PHD को। टीकाकरण काम करना है आंगनबाड़ी पर। दवा का वितरण करना है ANM को। IEC की तमाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो विभाग PHD करेगा। रेफरल सेवा आपको कौन करेगा? माने प्राथमिक उपचार आंगनबाड़ी केंद्र पर, और किशोरों के लिए स्वास्थ्य सेवा जो है फिर स्वास्थ्य विभाग में जाएगी। तो इस तरह से कानून समझा रहा है। लेकिन अंत में एक लाइन कह रहा है कि पंचायती राज की जो अस्थायी समिति है, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, सह ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का दायित्व होगा कि ये तमाम गतिविधियों पर निगरानी रखे। तो वह कमेटी कौन है? शुद्ध वार्ड सदस्य के लोगों के बीच से एक अध्यक्ष होता है और सचिव सरकार बनाती है, यानी कलेक्टर साहब बनाते हैं। लेकिन इसमें साफ शब्दों में कह रहा है कि सचिव ANM ही होगी। तो कलेक्टर साहब लेकिन नोटिफिकेशन करेंगे। तो ये व्यवस्था है। सामुदायिक अनुश्रवण, जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पंचायत की अस्थायी समिति जो है स्वास्थ्य कमेटी, उसके सदस्यों के साथ पंचायत के अंतर्गत आने वाले शिक्षक, ANM, आशा, आंगनबाड़ी सेविका की संयुक्त बैठक महीना के अंतिम शनिवार को कराना प्रारंभ होगा। बाकी आपके दिमाग में बैठे नहीं बैठे, ये कानून अगर आम बिहार के लोगों को और वार्ड सदस्य और मुखिया के दिमाग में आ जाए, अगर इसके प्रति ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य सचेत हो जाएं, तो हम समझते हैं वास्तव में जो गाँव के अंदर रामराज कहा जाता है, इसकी स्थापना हो सकती है। इस कानून में कह रहा है कि महीना के आखिरी शनिवार को, महीना के हर आखिरी शनिवार को उस पंचायत के जो शिक्षक हैं, ANM, आशा कार्यकर्ता जितनी है, आंगनबाड़ी की सेविका, ये संयुक्त बैठक करके और तब जो है कलेक्टर के जो आदेश है कि अस्थायी समिति स्वास्थ्य विभाग का क्या क्या कर सकती है, इस जितना हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 4 दिनों से, ये सब विषय पर बारीकी से चर्चा करना। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बैठक चलेगी। एक एक विभाग, स्वास्थ्य विभाग का अभी आगे भी बताएंगे, वो सब इंक्लूड है इसमें। और इसी कानून को लागू कराने के लिए मैं हमेशा जो है बोलते रहता हूं कि जब तक अस्थायी समिति की गठन नहीं होगी, कोई इसका कल्याण नहीं कर सकता। और आम लोगों को दिमाग में बात ये आ नहीं रही है बिहार के अंदर, यही एक परेशानी है। जो खाली दिमाग है, अब किसी को मन है तो नीतीश कुमार को बोल रहा है, उससे भी खिस शांत नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री को 2 गाली दे दो, उससे भी नहीं हुआ तो जो स्थानीय विधायक है ओकरे को 2 गरिया दो। कोई मुखिया को बोल रहा है, कोई विधायक को बोल रहा है, माने दिमाग भटक रहा है।
लेकिन लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर विकास छुपा कहाँ। इसी चीज के लिए मैं जन जागरूकता के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा हूं 90 दिन का। तो इसमें एक बात समझ लीजिए कि महीना के आखिरी शनिवार को यह काम जब होने लगेगा तो फिर स्वास्थ्य विभाग में राम राज तो आ ही जाएगा। और कभी भी झलकेगी कि पैसा है नहीं है, ये कोई के घर से तो लगाना नहीं है तो रोगी कल्याण समिति में जाएगा बात। तो रोगी कल्याण समिति में ब्लॉक के प्रमुख जो हैं वहाँ मेंबर होते हैं। तो ये एक कड़ी बना हुआ है ना। तो जब नीचे बैठक नहीं होगा तो पंचायत समिति में कैसे जाएगा। अब पंचायत समिति में नहीं जाएगा तो ब्लॉक का मेडिकल अफसर कैसे जानेगा। और जब वहां भी कमी होगी तो जिला परिषद के मीटिंग में सिविल सर्जन बैठते हैं। तो जब पंचायत समिति से प्रस्ताव सिविल सर्जन को जाएगा तब न वहां बात बनेगी। तो यहाँ तो इनिशियल बैठक नहीं हो रहा। और मुखिया वार्ड सदस्य से बात कीजिएगा तो वो लोग अपनी कमी गांवों में साबित नहीं होते। देखिए सबसे मार कहाँ खा रहा है। अभी भी आप हमारी बात सुनकर किसी मुखिया से बात कीजिए तो वो अपनी बात भारी बना देगा। अरे सब क्या फेरा में पड़े हुए हैं, सुभाष कुशवाहा बोलता रहता है, आप वीडियो क्या बतियाएगा, सब कुछो है, नीतीशवा चोर है। यानी वो अपनी कमजोरी को छुपा करके झूठ साच बोल करके उस बात को ऊपर कर देना। लेकिन कानून तो साफ कह रहा है कि महीना के इस कानून के खिलाफ हिम्मत है किसी को। कोई हाई कोर्ट चला जाए तो जवाब जुड़ेगा वहां के वार्ड सदस्य और मुखिया को और यहाँ के बीडीओ को, कार्यपालक पदाधिकारी हैं। ये कानून है ना, संविधान है कि महीना के आखिरी शनिवार को संयुक्त बैठक होगी। शिक्षक, पंचायत वर्ग के शिक्षक, एएनएम, पंचायत वर्ग के जितना आंगनबाड़ी की सेविका है, पंचायत की जितना आशा है और स्वास्थ्य विभाग का 11 विषय है जो हम अभी चौथा दिन है, 3 दिन की 2 दिन आगे भी चलेगा तो अब यह विषय समाप्त होगा। तो 1 मिनट में बैठक नहीं हो सकता है। अगर इसकी बैठक हो तो हमको लगता है कि 5, 6, 7, 8 घंटा चलेगी। जरूरत पड़ेगा तो 2 दिन चलेगी। 4 बज जाएगा तो मीटिंग क्लोज कर दिया जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा। अगले दिन तक के लिए बैठक को रोका जाएगा। तो फिर कल से शुरू होगी। हड़बड़ाना क्या है। लेकिन ये बैठक ही नहीं होती है और विकास की बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते हैं। तो इससे बड़ा मूर्ख देश में कौन हो सकता है। तो बिहार कैसे सुधरेगा। बिहार को पटरी पर लाने की जवाबदेही सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है। पंचायती राज की अहम भूमिका है और उससे भूमिका बड़ी होगी वार्ड सभा और ग्राम सभा के प्रति आम लोगों की जागरूकता नहीं बढ़ रही है। पोषण दिवस समुदाय स्तर से मुखिया, ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्य, स्थानीय गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि, सामुदायिक आधारित संगठन और शिक्षक पोषण दिवस जिस दिन होता है, महीना में 1 दिन, अभी शुरू में जिक्र किया था कि महीना में 1 दिन बुध या शुक्र को पोषण दिवस मनाना है। तो जिस दिन पोषण दिवस होगा उस दिन मुखिया और ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्य जो 5 गो वार्ड सदस्य होते हैं और स्थानीय गैर सरकारी संस्था एनजीओ वगैरह हो तो उसके भी प्रतिनिधि रहेंगे। आज समुदाय आधारित संगठन की कोई समुदाय आधारित कोई गांव में संगठन चल रहा हो और जितने भी शिक्षक हैं उस आंगनबाड़ी केंद्र का जो पोषण क्षेत्र होगा उसके अंदर कह रहे हैं। अब 12 को आंगनबाड़ी केंद्र होगा तो 12 जगह ही बैठक होगी। पोषण के क्षेत्र में आपको जो है ये मानव संसाधन के लिए बनाया गया है। विभागीय स्तर से हेल्थ एजुकेटर रहेंगे उस बैठक में। पोषण दिवस जिस दिन होगा, ये तो जनप्रतिनिधि की हमने चर्चा किया, लेकिन उसमें हेल्थ एजुकेटर, आईसीडीएस सुपरवाइजर है ना, आंगनबाड़ी के जो सुपरवाइजर जो होती है लोग, आंगनबाड़ी की सेविका, आशा, एएनएम, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षक, ये तमाम लोग विभागीय भी वहां रहेंगे। आम लोग भी रहेंगे और विभाग भी रहेंगे और तब पोषण दिवस मनाया जाएगा। तो यह 2 काम इस बड़ी ही महत्वपूर्ण निकल गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस में जो अस्थायी समिति है उसके जी में 2 काम है। एक पोषण दिवस किसी शुक्र को महीना में और महीना के आखिरी शनिवार को तो आपस में एडजस्ट करना है। महीना के शुरू में कर लेना चाहिए पोषण दिवस और महीना के आखिरी शनिवार को कर लेना चाहिए जो कलेक्टर का आदेश है कि संयुक्त बैठक करके स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो सुविधाएं आ रही है गांव में रहने वाले आम किसान, मजदूर, गरीबों के लिए उसकी चर्चा कि सरकार के विचार गांवों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये है
अब आइए नवजात शिशु की घर पर देखभाल करने के लिए सरकार ने क्या कहा है। जो नवजात हमारे बच्चे जो जन्म लेते हैं उसको घर पर देखभाल कैसे होगा, इसके लिए सरकार कह रही है सभी नवजात शिशुओं को नवजात शिशु देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना और उन्हें जटिलताओं से बचाना है। उसको कैसे, माने उसके अंदर यदि कोई बड़ी बीमारी हो जाए, आपके संभाल में नहीं आता है, तो उससे भी बचाना है। समय से पूर्व यदि कोई बच्चा का जन्म हो जाता है, ये सब देखते हैं ना, गांव में लोग कहता है कि 7वां हो गया तो 8वां हो गया, तो वजन कम होगा, उनकी विशेष देखभाल करना और रेफरल माने बड़े अस्पताल की तरफ भी उसको रेफर कर देने का व्यवस्था करना, सब सुविधा आपको है। तुरंत इमीडिएट उसको कंट्रोल नहीं होता है तो उसको बाहर भेजिए। परिवार को स्वास्थ्य आदतों को अपनाने में सहयोग करना, यानी आशा एएनएम ये सबको इस चीज को देखते रहना है, कम उम्र में बच्चे को कैसे अब कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सुविधा भी सरकार देती है। आशा को नवजात शिशु प्रसूता माँ को देखभाल हेतु निम्नलिखित गृह भ्रमण के लिए 250 रुपया भुगतान किए जाने का भी प्रावधान है। आशा को इस काम के लिए जो कम उम्र में बच्चे हो जाते हैं, 7 महीना 8 महीना पर जो बच्चे हो जाते हैं, उसकी देखभाल के लिए आशा कार्यकर्ता को 250 रुपया देने की व्यवस्था है। जो संस्थागत एक प्रसव होता है, जो नियमानुकूल जो हॉस्पिटल ले गए, तो इसको संस्थागत प्रसव कहते हैं। इसमें यदि कम उम्र के बच्चे हो गए तो उसके लिए कह रहा है आशा कार्यकर्ता को दौड़ा करना है। पहला दिन तो गए ही, तीसरा दिन जाना है, 7वां दिन जाना है, 14वां दिन, 21वां दिन, 28वां दिन, अब 42वां दिन। सरकार ने आशा को एक रूटीन दिया है कागज, इतने दिन पर उसके घर जाकर के उस बच्चे को मॉनिटरिंग करना है, उसकी स्थिति को देखते रहना है। यदि घर पर प्रसव होता है, यानी घर पर बच्चे जन्म लेते हैं, तो उस स्थिति में कह रहा है कि पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां, 14, 21, 28 और 42वां दिन आशा कार्यकर्ता को उस बच्चे के पास जाना है। एकदम रूटीन वर्क सरकार ही वितरण कर दिया है। यानी कम उम्र के बच्चों की देख रेख करने की व्यवस्था आशा एएनएम की है। अब यह वार्ड सदस्य जानते ही नहीं है, मुखिया को ये पता नहीं रहेगा, तो फिर जो बैठक होगी महीना के आखिरी शनिवार को, तो यह कानून जानेंगे तब ना स्थायी समिति की बैठक में उठाएंगे। और अस्थायी समिति की बैठक से यदि निदान नहीं होता है तो अस्थायी समिति का प्रगति प्रतिवेदन तैयार होगा, तो फिर ग्राम पंचायत की जब बैठक होगी, जिसकी हम जिक्र पिछले बार किया था, तो फिर ग्राम पंचायत की बैठक में रखा जाएगा, तो वहाँ सभी वार्ड सदस्य रहेंगे, तो उसमें बहस होगा। अगर उस बहस में कोई कमजोरी आशा और एएनएम का पकड़ा गया और उसके खिलाफ में अगर लिख देंगे, तो प्रपत्र क भरने का विभाग को अधिकार है, और प्रपत्र क भर करके एएनएम की नौकरी भी चली जाएगी। तो एक कानून हुआ, मतलब कि एक मैंने छड़ी भी हम दिखवा देते हैं कि रास्ता यही है, कार्रवाई करने का या सुधार करने का। तो हम समझते हैं कि जब रास्ता अपनाइएगा तो कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, शायद कभी ऐसा जरूरत आता है, लेकिन आज रास्ता ही बंद है ना, रास्ता ब्लॉक है। कई को वार्ड सदस्य को पता होगा कि कम उम्र के बच्चे, खुद वार्ड सदस्य को भी पता नहीं होगा कि उसके वार्ड के अंदर पूछ दिया जाए, अभी लगाइए अपने गांव में, अभी हटिए यहाँ से प्रशिक्षण से, तो कौन वार्ड से पूछिए तो आपके गांव में कितना गर्भवती महिला है उसको पता नहीं है, कितना बच्चा का जन्म हो रहा है, होने वाला है। तो ये तो तारीख विभाग ने नोट कर देता है कि किस तारीख को 1-2 दिन आगे पीछे बच्चे का जन्म होता है। ये तो आज कंप्यूटराइज युग है। तो वार्ड सदस्य को पता ही नहीं है कि उसके वार्ड के अंदर बच्चा की क्या स्थिति है, उसकी पोषण की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य में कौन कौन सुविधा है। तो इसलिए यह किताब सरकार बना करके देती है, संविधान बना के देती है। तो वार्ड सदस्य अंगूठा छाप भी जीता होगा। कई लोग कहता है कि जब तो उसको कुछ आता ही नहीं तो क्या बताएगा। भैया, तो कानून बनाने वाला बुड़बक नहीं है। वो कहा कि प्रजातंत्र में तो निरक्षर भी जीत जाएगा वार्ड सदस्य, लेकिन 7 आदमी की जो वहां कमेटी बनानी है वार्ड स्तर पर, तो वहां कौन कह रहा है कि आप कागज में बना लीजिए? वहां विद्वान, गांव के सबसे विद्वान लोगों को बनाइए, उसमें तो कोई आरक्षण नहीं है ना। और आरक्षण भी है तो विद्वान लोग हर जात में होते हैं। तो वो वार्ड सदस्य वार्ड सभा में करके 7 को कार्यकारिणी बनाना है, उसका सेक्रेटरी बनाना है, फिर पंचायत स्तर पर निगरानी कमेटी बनाना है। इसकी हम चर्चा कर चुका है कि ग्राम पंचायत की जांच करने का 2 ही व्यक्ति को अधिकार है, एक कलेक्टर को और एक निगरानी समिति को। तो निगरानी समिति तो अच्छे लोगों को बनाइए। तो ना गांव के लोग निगरानी समिति बना रहा है, ना गांव के लोग वार्ड सभा में जा रहा है, ना गांव के लोग ग्राम सभा में जा रहा है, ना गांव के लोग जो है रोगी कल्याण समिति को खोज रहा है। तो भैया कौन भला करेगा इस बिहार का?
अब बोलते रहिए नीतीश कुमार को, जो सरकार आएगा बोलते बोलते 72 साल बीत गया और अधिकार कहाँ है, उससे हम लोग बच जा रहे हैं। तो चलिए आगे पोषण पुनर्वास केंद्र के संबंध में भी हम चाहते हैं कि आज चर्चा कर ही लें, चूंकि जल्दी जल्दी नहीं खींचा जाएगा तो नहीं होगा। पोषण पुनर्वास केंद्र, देखिए पोषण की जिक्र कितना कर रहा है, फिर इसके लिए एक अलग कानून बना दिया। कुपोषित बच्चों में करीब 50% और समय काल के काल में समा जाते हैं। बच्चे का पोषण माने उसको पौष्टिक आहार जल्दी नहीं मिलता है तो 50% तो ऐसा ही मर जाते हैं। शारीरिक मानसिक रूप से वो कमजोर हो जाएंगे, उसको जब तत्व तो नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा है गर्भवती माँ गर्भवती जब होती है उसी दिन से उसके चिंता सरकार करती है। जन्म लेने के समय सरकार कई टीकाकरण, कई पोषाहार, पौष्टिक आहार, ये सारी व्यवस्था करती रहती है। तो इसकी जो मृत्यु दर है उसको घटाना है। स्वास्थ्य इसमें डायरिया, निमोनिया काफी बच्चों को मृत्यु का शिकार बना लेती है। स्वस्थ बच्चों की तुलना में कुपोषित बच्चों की मृत्यु की संभावना 5 से 20 गुना अधिक रहती है। तो कुपोषित बच्चे हो जाएंगे 5 से 20 गुना मृत्यु दर की है। इसको कैसे घटाना है, ये करना है। 0 से 60 महीने की उम्र तक गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में कुपोषण हो जाता है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों जिसकी व्यापकता दर 8.33% है, उसको घटाना पड़ेगा, 1% पर ले आना पड़ेगा। ये कौन करेगा? कुपोषण के शिकार बच्चे नहीं हो तो जनप्रतिनिधि इसी के लिए न बनाया जाता है कि विभाग को कंट्रोल करे। ये भी जवाबदेही पंचायती राज को है कि मृत्यु दर को घटाना। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के माताओं को पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों के साथ रखकर स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता के संबंध में प्रशिक्षित भी करना, ट्रेनिंग भी देना कि ये नियमावली है, ऐसे जीना है, ऐसे खाना है, ऐसे रहना है, ऐसे स्वस्थ रहना है। ये जानकारी आशा एएनएम को गांव गांव में घूम करके देना है। तो ये नहीं जाए तो वार्ड सदस्य को चिंता करना है कि क्यों नहीं आई। ये तो गांव में रहते हैं ना वार्ड सदस्य, उनको पता लग जाएगा। आउटसोर्सिंग के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कुपोषित बच्चे हो तो एक पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना, संचालन हर जिला में एक इसके पोषण पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। उस तरह के यदि बच्चे हैं तो माँ बच्चा को ले जाइए, वहाँ खाने पीने रहने सबका व्यवस्था सरकार किया हुआ है। हर जिला हेडक्वार्टर में हम लोग देखते रहते हैं, लिखा हुआ भी रहता है वहाँ। 38 जिला में पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित कर गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषाहार, इलाज, माताओं का पोषण, स्वच्छता संबंधित शिक्षा पोषण पुनर्वास केंद्र के द्वारा प्रदान की जा रही है, जो मैं पहले बोल दिया हूँ। अब पहुंचा देना है सिर्फ उसको ना, वार्ड भाई और मुखिया भाई, आपको करना क्या है? अगर ऐसा केस है तो पहुंचवा दीजिए, उचित मार्गदर्शन, यही जनप्रतिनिधि का काम है। पोषण पुनर्वास केंद्र में स्वयं बच्चों को उनके लक्षित वेट उपलब्ध कराने की अवधि 14 से 21 दिन है। समुचित सुविधा उपलब्ध कराना, तत्पर सामुदायिक स्तर पर भेजा जाता है। 15-15 दिन के अंतराल पर पुनः 4 बार स्वास्थ्य परीक्षण हेतु पुनर्वास केंद्र में बुलाया जाता है। इस कार्य हेतु प्रत्येक माता को आने जाने व्यय सब पैसा दिया जाता है। आने जाने का जय बार बुला रहा है कानून, उतना बार उसको पैसा मिलेगा। गंभीर रूप से कुपोषित जो बच्चे भर्ती किया जाना है, समुचित उपचार देखभाल के पश्चात 15% से अधिक की वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात ही उन्हें घर भेजा जाता है। जब कुछ ठीक हो जाएगा तब वहां से भेजने की व्यवस्था है। तो तत्पश्चात उन्हें अनुवर्तन के लिए रखा जाता है। 10 पीएचडी के चयनित एक प्रथम रेफरल इकाई 6 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना हो रही है, हो भी गई है और लगातार सरकार इस पर प्रयासरत है। तो ये मोटा मोटी एक आज का जो विषय था। अब हम आशा कार्यकर्ताओं की कल हम चर्चा करेंगे, ममता कार्यकर्ताओं की कैसे बहाली होती है, कैसे नियुक्ति होती है। तो चलिए आज यहीं पर हम लोग रोकते हैं। आप सभी साथी जो आज हमको यहाँ सुन रहे हैं, आप सबको आभार प्रकट करते हुए कल सुबह 8 बजे, अभी स्वास्थ्य विभाग चलेगा 2-3 दिन। अब देखिए कितना बड़ा अधिकार है। हम लोग कल सुबह 8 बजे तक के लिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सबको मेरे तरफ से आभार प्रकट करते हुए पुनः एक बार सबको नमस्कार, आदाब, इस्लाम। यही हम नमस्कार।